हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9th हिंदी क्षितिज बुक में संकलित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इसके पहले हम लोगों ने इनका जीवन परिचय देख लिया है। अब हम लोग इस कहानी पर चर्चा करेंगे। अगर आप सिर्फ इस पाठ को समझने के उद्देश्य से आए हैं, अर्थात इस कहानी को सुनने के उद्देश्य से आए हैं, तब भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं और कहानी का आनंद ले सकते हैं। हम लोग बेहतर ढंग से समझते हुए कहानियों को पढ़ेंगे, और अगर आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं तब तो आपके लिए ये है ही। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेमचंद फटे जूते में क्या है, क्या कवि ने यहाँ पे कहना चाहा है, जो लेखक है इन्होंने क्या यहाँ पे इलेबोरेट किया है, क्या जो है एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। एक प्रकार से इसे हम कह सकते हैं व्यंग्यात्मक निबंध है, जो प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक से इस क्लास 9th में जो है संकलित किया गया है। इसमें कवि ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ उनकी जो अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि है उसका वर्णन करते हैं, और अवसरवादिता की प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने पाठ पे। हमारा पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए, मतलब अस्त व्यस्त तरीके से लापरवाही के साथ बंधे हुए। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल गई है। जो बंद के सिरों पर जो है, अब तो प्लास्टिक का आने लगा है नॉर्मल जूतों में, वैसा जो है जो आगे लगा होता है वो निकल गया है, और छेद में बंद डालने में परेशानी होती है। जब वो आगे का निकल जाता है, जो कीले जैसा लगा रहता है, तो जब उसमें डालते हैं जूते में तो प्रॉब्लम होती है। वही यहाँ पे लेखक जो है लिख रहे हैं कि, मैं रिपीट करता हूँ एक बार। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। प्रेमचंद की पूरी शारीरिक से लेकर पहनावे ओढ़ावे तक की पूरी वेशभूषा का वर्णन लेखक ने एक पैराग्राफ के माध्यम से कर दिया है। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है, और छेद में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, वैसा ही प्रेमचंद जी ने कस रखा है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में भी खिंच जाता है। अर्थात यहाँ पे प्रेमचंद की सादगी का वर्णन हो रहा है कि वो जैसे आम तौर पर रहते हैं वैसे ही किसी विशेष फंक्शन में भी, विशेष उत्सव में भी वैसे ही वो रहते हैं प्रेमचंद जी। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? अब यहाँ पे जो लेखक हैं ये पूछ रहे हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, और फिर क्या पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं, देखिए। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है?
क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? पर जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो खिंचाना ही था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व तो नहीं समझते। समझते हो तो होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वह दिखाई करते हैं। अर्थात जब किसी का शादी ब्याह होना होता है तो लोग जो नए नए कपड़े पहनते हैं वो भी क्या किराए पे लाके पहनते हैं, और तुम जो है जूते भी नहीं मांग पाए और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व तो नहीं जानते। कितना तीक्ष्ण व्यंग हो रहा है यहाँ पे, समझिए इसको कि तुम फोटो का महत्व तो नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी को आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यह ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अर्थात अब यहाँ जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी अपने जूते के बारे में बता रहे हैं कि ऊपर से उंगली तो नहीं दिखती लेकिन जो उसकी तली है वो फट गई है। सॉरी। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर भी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। अर्थात अब यहाँ देखिए कैसे दिखावे का वर्णन किस तरीके से लेखक कर रहे हैं कि ऊपर का दिखावा इंसान अब कितना करने लगा है। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूछ की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? अब यहाँ पे लेखक जो है
किस तरीके से उनकी कहानियों को, उनकी कृतियों को यहाँ पे ला रहे हैं और उसके पात्रों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, देखने लायक है। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। अब कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। अब ये जो है, जो उनकी एक कहानी है कफन, उसमें जो है, जो माधो रहता है और बाप बेटे रहते हैं, दोनों जो है उनकी बहू खत्म हुई रहती है, अर्थात जो माधो रहता है उसकी पत्नी रहती है या बहू रहती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो खत्म हो गई रहती है, मर गई रहती है। तो क्या होता है कि ये लोग कर्ज लेकर जाते हैं उसके लिए कफन खरीदने, और उसका शराब पी के सारा पैसा उड़ा डालते हैं और कफन भी लेकर नहीं आते। वही जो है यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यार। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। कुंभन दास वही हैं जिनको सम्राट अकबर ने बुलाया था, और वो गए थे और लौटकर उन्होंने लिखा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ऐसा कुछ करके उन्होंने लिखा था। तो वही जो है यहाँ पे लेखक लिख रहे हैं, आवत जात पनहिया घिसके बिसर गयो हरिनाम। हाँ, ये लिखे थे। तो उन्होंने क्या लिखा था, फतेहपुर सीकरी लौटकर इन संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया घिसके बिसर गयो हरिनाम। और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा था किसने? कुंभन दास ने। जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे गुलाम, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। लेखक यहाँ पे कितना वास्तविक वर्णन कर रहे हैं। एक बार जब मुंशी प्रेमचंद बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, बहुत विशाल आर्थिक तंगी थी उनके सामने कि उनके पास प्रेस चलाने तक के भी पैसे नहीं थे। उनका जो उनकी जो पत्रिका निकलती थी हंस, वो भी जो है घाटे में चल रही थी उस समय। तब भी उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने समझौता करना सही नहीं समझा। तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ इसी प्रकार की चीज़ों का वर्णन है कि जो प्रेमचंद थे वो समझौतावादी नहीं थे, वो जो है परिस्थितियों से टकराते थे। अब आगे देखिए, हम आते हैं अपने पाठ पे वापस। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी कौन है? उनका जो गोदान उपन्यास है उसका एक पात्र है। वही नेम धर्म, वही कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ भी नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। क्या बड़ी बात कही है कि तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। कि मतलब हाथ की उंगली भी नहीं दिखाते हो, पांव की उंगली से इशारा कर देते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो
जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर, हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुए घिसाए चल रहे हैं, उन पर तो टीले की तरह बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। हमारा पाठ यहाँ पे खत्म हो गया कि जो है लेखक ने कितना तीक्ष्ण व्यंग किया है इसमें, जो है ये इस पाठ में हमें देखने को मिला प्रेमचंद्र के जूते के माध्यम से और उसमें से निकली उंगली के माध्यम से, उनकी मुस्कान की माध्यम से। ये रहा हमारा पाठ। जीवन परिचय हम पहले ही देख चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय जानने को मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।